हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। आप सभी का स्वागत है 10 के डोज का सेशन डे 4 के बारे में। तो यहाँ पे आज है दिवस, अगर बात करें तो आज है 3 तारीख। यहाँ पे है आज के आपके लिए है 3 तारीख है, जहाँ पे आपको डे 4 का सेशन है और यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ पे आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बात करें तो आपको भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे और यहाँ पे आपको गहन विश्लेषण देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा कि मैं विश्लेषण में विश्वास करता हूँ। तो चलिए आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। परंतु सेशन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आया हूँ, याद रखिएगा। मोटिवेशनल लाइन है, जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो अपने आप पे काम करो, दूसरों की बुराइयों पर नहीं। सुधर जाओगे तो हालात खुद बदलेंगे, वरना वक्त सबको बदल देता है। सिंपल सी एक लाइन है। एक लाइन में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस करना चाहिए। आपको दूसरों की अच्छाइयाँ या बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे को बुराइयाँ करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उनके बारे में अच्छा सोच सकते हो तो बोल दो, वरना अगर नहीं बोल सकते तो आप उनकी बुराइयाँ भी न करो। क्या करते हैं ना, हम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बाकी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। हमें बाकी क्रियाकलापों में नहीं बल्कि अपने फोकस पे ध्यान रखना चाहिए। और यकीन मानिए, जो इंसान अपने आप को फोकस करता है, अपने कार्यों पे बिल्कुल लगा रहता है, उस सफलता जरूर से जरूर उसके कदम चूमती है। तो चलिए आपके सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज है डे 4, तो करता हूँ मैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दैत्य शासन, कौन सा शासन, दैत्य शासन की व्यवस्था लागू की गई। अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि दैत्य शासन की शुरुआत किस गवर्नर के द्वारा शुरू की गई थी, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के लिए। तो उसी के आधार पर ही इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था, जहाँ पे उन्होंने बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, फोर्थ ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 है। अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, तो याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर ही बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को जिसको दर्जा दिया गया है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स जाने जाते हैं। और याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है 1774 में। कब? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमें देखने को मिल जाती है। अगर बात किया जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत बोला जाता है, क्योंकि उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जो भी हमारे पास संविधान की जो सूची तैयार हो रही थी संविधान भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, तो उस समय अधिकतर प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगर बात किया जाए चार्टर एक्ट 1833, मैं एक बात और क्लियर करता हूँ। भारत सरकार अधिनियम जब 1935 से आया था तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा उसमें भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, यानी भारत सरकार अधिनियम के आधार पर ही बंगाल के अंतिम गवर्नर क्या है? भारत सरकार अधिनियम के आधार पर ही उसमें गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड लिथगो। अगर बात करें चार्टर एक्ट 1833, तो चार्टर एक्ट 1833 के आधार पर ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल घोषित कर दिए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर कभी भी बात लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में बोला जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर सती प्रथा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी धारा 29 के तहत। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1829। कब आपको देखने को मिलता है? 1829 में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये सारी बातें? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज आपके लिए तो आपका पहला आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में दैत्य शासन की शुरुआत की गई है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपके लिए, याद रखिएगा, व्यवस्था लागू की गई किस अधिनियम भारत में दैत्य शासन व्यवस्था, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, चलिए मैं उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्लियर कर देता हूँ कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, कि भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में
प्रांतों में पहली बार दैव शासन लागू किया गया? क्या लागू किया गया? यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। थर्ड पॉइंट है, केंद्र में पहली बार क्या है, द्विसदनी विधायिका स्थापित की गई। याद रखिएगा, उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपको पहला प्रश्न समझ में आया कि अगर पहला प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में किस अधिनियम भारत में दैव शासन की व्यवस्था भारत में, तो याद रखिएगा वो हो जाता है आपका सामने भारत सरकार अधिनियम 1929 हो जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेफ्टी वॉल का संबंध किससे है? फर्स्ट है मुस्लिम लीग, सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थर्ड है स्वदेशी आंदोलन, फोर्थ है होम रूल आंदोलन। तो बताइए इसके सही आंसर क्या होगा? आप आंसर बताते रहिए, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की शुरुआत आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1906 में हमें देखने को मिलती है। कब? 31 दिसंबर 1906 में हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपको देखने को मिलता है 31 दिसंबर 1885 में। ये आपको बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास, ये आपको बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास देखने को मिलता है। बम्बई के ग्वालियर टैंक में यहाँ पे कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर पूछा जाए आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि मुंबई में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पारसी कौन है, तो 1886 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता के हैं। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर बात किया जाए आपसे कभी भी स्वदेशी आंदोलन, आखिर स्वदेशी आंदोलन आया क्यों, ये पॉइंट आ जाता है स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन की बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, तो इसकी जो घोषणा हुई वो हुई 19 जुलाई 1905। और जब बंगाल का 19 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी बहिष्कार किया जाने लगा। और ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 में ये आपको देखने को मिल जाता है। कब देखने को मिल जाता है? 7 अगस्त 1905 में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें आपसे होम रूल आंदोलन के बारे में, तो याद रखें होम रूल आंदोलन की शुरुआत आपको 1916 में देखने को मिलता है, और ये आपको एनी बेसेंट और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देखने को मिलता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी ध्यान रखिए। मैंने बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमें देखने को मिल जाता है कि सेफ्टी वॉल के सिद्धांत के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए की गई थी। ओके, इस सिद्धांत के द्वारा A.G. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल के रूप में किया, ताकि भारतीय जनता का जो भी असंतोष क्रांति का रूप न ले और वह संवैधानिक तरीके से व्यक्त हो सके। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में और पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हमें देखने को मिलती है। संस्थापक है A.O. ह्यूम है, प्रथम अधिवेशन बम्बई में है, और प्रथम अध्यक्ष हैं W.C. बनर्जी हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपको सूरत अधिवेशन 1907 में देखने को मिलता है, जहां पर नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। प्रमुख नेता कौन है? गोपाल कृष्ण, नरम दल के हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गरम दल के कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया था। याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकंड ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, और फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए इसका सही आंसर, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं लाला लाजपत राय के बारे में, तो लाला लाजपत राय जिनको बोला जाता है पंजाब केसरी के नाम से, किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से हम उन्हें बोलते हैं। और याद रखिएगा कि जो लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी वो सारडस के द्वारा हुआ था, उनके सिर पे लाठी चार्ज हुआ था, जिसके कारण उनकी हत्या किया कर दी गई है। अगर बात किया जाए
लाला लाजपत राय के बाद बिपिन चंद्र पाल के बारे में, तो याद रखेगा कि जो आपके बिपिन चंद्र पाल हैं ये स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में गिने जाते हैं। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जो हैं उसमें बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। अगर बात करें आपसे बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो आपके उसमें गिने जाते हैं। अगर बात करा जाए कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं तो वो कौन है, वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक आता है। ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु हैं। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, कांग्रेस अधिवेशन का। वो भी कहाँ से किया था, उन्होंने किया था वाराणसी से किया था। कहाँ से किया था, उन्होंने कहाँ से किया था बताइए, याद रखिएगा, उन्होंने किया था वाराणसी से किया था। तो निम्नलिखित में किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका आंसर, बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। अगर बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। अगर आपसे बाकी नेताओं के बारे में कुछ पॉइंट मैं कंफर्म कर देता हूँ। अगर बात करा जाए लाला लाजपत राय के बारे में, तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा गरम दल के प्रमुख नेता हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल हुए और नारा था साइमन गो बैक। आपसे हमेशा अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अगर बात किया जाए आपसे कि बिपिन चंद्र पाल किस दल के नेता, ये भी गरम दल के नेता में ही जाने जाते हैं। ये भी गरम दल के नेता हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ, ये हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक हैं। क्रांतिकारी विचारों के जनक माने, यानी क्रांतिकारी विचारों का जनक जो है वो बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। और लाल बाल पाल के त्रयी सदस्य यानी तीसरे सदस्य ये जाने जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये जाने जाते हैं। अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात आएगी। तो नरम दल के प्रमुख ने, ये नरम दल के संबंधित है। 1905 में ही इन्होंने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी ये माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और संवैधानिक और शांतिपूर्ण सुधारों के ये समर्थक भी माने जाते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकारी से हम लेकर आएंगे, वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ प्रश्न पे कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का प्रमुख परिणाम क्या हुआ। फर्स्ट आ जाता है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, सेकंड है कांग्रेस की विभाजन, थर्ड है बंगाल की विभाजन और फोर्थ है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। क्या है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर करने से पहले मैं आपको मैंने जस्ट बताया आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1906 में हुई है। कब हुई है, 31 दिसंबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में। कांग्रेस विभाजन मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, ये हुआ है 1885 में हमें देखने को मिलता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो हो जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन, क्या, बंगाल विभाजन, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 19 जुलाई 1905 को हुआ है, लेकिन ये जो बंगाल विभाजन हो गया वो हुआ है 16 अक्टूबर 1905 में हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, तो ये याद रखिएगा ये हो जाता है 1911 में से रद्द कर दिया गया है। अगर बात किया जाए पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो याद रखिएगा कि जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है वो आपको 19 दिसंबर 1929 में, कब, 19 दिसंबर 1929 में हमें देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है ये किसके द्वारा किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। और याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के आधार पर 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम दिवस भी मनाया गया था, पहला तो मनाया गया था। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बताइए कांग्रेस के सूरत विभाजन का मुख्य परिणाम क्या था, कि कांग्रेस का ही विभाजन हमें देखने को मिला, सूरत अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस से संबंधित है तो इसका आंसर कांग्रेस का विभाजन हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसके बारे में और पॉइंट मैं क्लियर करूं आपसे, तो याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का नरम दल और गरम दल हो गया। और गरम दल के प्रमुख नेता कौन है, तो याद रखिएगा गरम दल के प्रमुख नेता है बाल गंगाधर तिलक जी हैं। 1907 में हमें सूरत विभाजन देखने को मिलता है। और नरम दल कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। और गरम दल के बाल गंगाधर तिलक हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन देखने को मिल जाते हैं, हमें देखने को मिल जाता है नरम दल गरम दल। तो आपको इस प्रश्न का समझ में आया होगा कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का मुख्य परिणाम यह था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया और पहला अखिल भारतीय आंदोलन था।
पहला अखिल भारतीय आंदोलन था? फर्स्ट ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सेकंड ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, थर्ड ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद मेल हड़ताल। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1920 में हुई थी, लेकिन जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लेना पड़ा। अगर बात करें आपसे चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत आपको 1917 में देखने को मिलता है। ठीक है, 1917 में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है। अगर खेड़ा आंदोलन की बात करें तो ये भी आपको 1918 में देखने को मिलता है और इसमें आपको महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए अहमदाबाद मेल हड़ताल, तो अहमदाबाद मेल हड़ताल भी 1918 में ही हमें देखने को मिलता है। एक बात याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल या आमरण अनशन कब देखने को मिला है, तो वो यही है आपका अहमदाबाद मेल हड़ताल हमें देखने को मिल जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, पहला अखिल आंदोलन था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट है। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। यह पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन, ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जन आंदोलन कौन सा था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन हो जाता है। चौरी चौरा घटना जो 1922 में के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर इसके बाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान दें तो याद रखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुई थी, असहयोग आंदोलन जो कि 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस करना पड़ा। असहयोग आंदोलन का संबंध खिलाफत आंदोलन से भी था। अभी मैं आपको आगे खिलाफत आंदोलन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, पहला अखिल भारतीय आंदोलन, तो उसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंध, फर्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड है असहयोग आंदोलन, थर्ड है भारत छोड़ो आंदोलन, फोर्थ है खिलाफत आंदोलन। कभी भी अगर आपसे क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत बात होती है तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी 26 जनवरी 1930 को और इसी के आधार पर दांडी यात्रा की शुरुआत देखने को मिलती है। अगर बात करें असहयोग आंदोलन तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई और 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो आपको 1942 में देखने को मिलता है। और अगर आपसे खिलाफत आंदोलन के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन 1919 में देखने को मिलता है और इसमें अली बंधु भाइयों ने सपोर्ट किया था। कौन, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली भी शामिल थे। तो याद रखिएगा कि अब इसमें आपको आपके सामने एक प्रश्न आ जाता है कि इसमें आपके सामने ये प्रश्न आ जाता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो करो या मरो का नारा है वो है भारत छोड़ो आंदोलन है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना और पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त करना था। अगर बात करें 1942 के बारे में तो भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो महात्मा गांधी जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट, ठीक है, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। फर्स्ट है कोलकाता, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है लाहौर और फोर्थ है कराची। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना घोषित किया। याद रखिएगा कि उसका सही आंसर जो हो जाता है 1 मिनट, उसका सही आंसर हो जाता है आपका लाहौर हो जाता है। अगर बात करें लाहौर के बारे में तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया। अगर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ठीक है। अगला पॉइंट भी है
कि 1929 में ही लाहौर अधिवेशन देखने मिलता है। अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। घोषणा है पूर्ण स्वराज है। और 26/1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निम्नलिखित में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आज का 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है चंपारण नील किसान से है, सेकंड है खेड़ा कपड़ा मजदूर से है, थर्ड है अहमदाबाद किसान आंदोलन से है, फोर्थ है बारदोली आपके नील किसान से है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या। याद रखिएगा कि जो चंपारण है पहले मैं चंपारण नील किसान से ही संबंधित है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उस बिहाफ पे तो चंपारण का नील किसान ही सही आंसर होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 1 मिनट, कि सेकंड ऑप्शन हो जाता है खेड़ा कपड़ा मजदूर। खेड़ा कपड़ा मजदूर से नहीं बल्कि खेड़ा आपका किसान आंदोलन से संबंधित होता है। ठीक है, और जो आपका अहमदाबाद होता है वो आपके कपड़ा मजदूर से होता है, वो आपके कपड़ा मजदूर से समझो। अगर बात करें बारदोली, तो बारदोली जो होता है तो वहाँ पे किसानों के ऊपर क्या है कि अतिरिक्त लगान लिया जाने लगा। तो ये आपके नील किसान से नहीं बल्कि किसानों के ऊपर अतिरिक्त लगान लिया जाने लगा। और बारदोली सत्याग्रह के कौन है? ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि चंपारण हो जाएगा, नील किसान हो जाएगा। अगर बात करें कभी भी चंपारण नील किसान के बारे में तो याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था जो बिहार के नील किसान से सत्याग्रहों समस्याओं से संबंधित था। ठीक है, अगर आपसे पढ़ें नेक्स्ट पॉइंट, तो चंपारण में किसानों को 3 कठिया पद्धति प्रथा के तहत अपनी भूमि के एक हिस्से पे जबरन नील की खेती करनी पड़े। यानी कि 3 कठिया पद्धति, आपकी जो भी भूमि है तो उस पर एक हिस्से में नील की खेती करनी पड़ी। इसी कारण इस आंदोलन को देखने को हमें मिल जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए चंपारण कब हुआ तो याद रखिएगा 1917 में हमें देखने को मिलता है। तो 3 कठिया पद्धति याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है 3 कठिया पद्धति तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। तो बताइए निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा चंपारण नील किसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन 1942, सेकंड है 45, थर्ड है 46, फोर्थ है 47। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कैबिनेट मिशन ही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1946। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1946 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे बात करें कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में, तो कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटेन से भारत में आया था, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान निर्माण की व्यवस्था करना था। यानी भारत में आया था इस भारत के संविधान निर्माण की व्यवस्था करने के लिए। कैबिनेट मिशन की सेवारी में संविधान सभा का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर अगले पॉइंट पे ध्यान दें तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन उद्देश्य है संविधान बनाना, परिणाम है कि संविधान सभा का गठन हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा फर्स्ट है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, सेकंड है स्टेफोर्ड क्रिप्स है, थर्ड है A.V. अलेक्जेंडर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और लास्ट प्रश्न है आज का कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। फर्स्ट है पृथक निर्वाचन समाप्त करना, सेकंड है पूर्ण स्वतंत्रता देना, थर्ड है संघीय शासन की परिकल्पना और फोर्थ है राष्ट्रपति पद की स्थापना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका पृथक निर्वाचन समाप्त करना, भारत सरकार अधिनियम 1935। मैं बहुत जल्दी आपके लिए आर्टिकल्स लेकर आऊँगा, यानी कि आपको मैं जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट हैं, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853, सारे चारों चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो, चाहे आपका 1909 का हो, चाहे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हो, चाहे भारत सरकार अधिनियम 1935 हो, उसका मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इस अधिनियम के बारे में क्या बोला गया और क्या पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका जो आंसर हो जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि संघीय शासन की परिकल्पना हो जाएगी। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। भारत सरकार ने 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, हालांकि ये पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी। और अगले पॉइंट पे बात करें कि संघीय शासन की परिकल्पना 1919 में दैत्य शासन और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता, यह याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये रहे। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुई है। ए वो ह्यूम के द्वारा हुई है और प्रथम अधिवेशन बम्बई में है और प्रथम अध्यक्ष कौन है, WC बनर्जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, WC बनर्जी देखने को मिल जाते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें कि कांग्रेस का पहला विभाजन, ठीक है, सेकंड है सूरत अधिवेशन हमें 1907 में देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमें नरम दल और गरम दल भी हमें देखने को मिल जाता है। अगले पॉइंट में जब बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और हैं कि कांग्रेस और पूर्व स्वराज हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें लाहौर अधिवेशन 1929 देखने को मिलता है। ये वही अधिवेशन है जहाँ पे पूर्व स्वराज की बात की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और पूर्व स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस और असहयोग आंदोलन, अगर मैं आपसे कभी भी बात करूं कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के बारे में, तो 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ था और यह पहला बड़ा जन आंदोलन था। कभी भी पूछा जाए कि कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन था यह पहला बड़ा जन लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। और भारतीय और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि कांग्रेस और भारत छोड़ो आंदोलन कभी पूछा जाए 8 अगस्त 1942 को हुआ था और ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास हमें देखने को मिलता है। गांधी जी का नारा था करो या मरो और 1885 में हमें कांग्रेस की स्थापना देखने को मिलती है। 1907 में हमें सूरत का विभाजन देखने को मिलता है। 1929 में हमें पूर्व स्वराज देखने को मिलता है, जबकि 1920 में हमें असहयोग आंदोलन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहे आज आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपके लिए दे दिया है। एक बार इन सारे फैक्ट को आप देख सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखने में तो ये सारे सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी आपने खुद देखा है कि इन 10 क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया तो मैंने आपको काफ़ी विस्तृत अध्ययन दिखाया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। विश्लेषण होने से ये होता है कि हमें एक क्वेश्चन से हमें कम से कम 7 से 8 पॉइंट मिलते हैं। तो जो 7 से 8 पॉइंट मिलते हैं तो यानी हमारे 7 से 8 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। तो हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और विश्वास करिए कि अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इन क्वेश्चनों को इग्नोर करेगा, जब उनका एग्जाम होगा तो वो जब इन्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जब वो सिली मिस्टेक करके आएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि एग्जाम बार बार नहीं आता है। एक बार हमें विश्लेषण करके पढ़ना चाहिए। एक बार आप मेरे पे भरोसा रखिए। देखिए, मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। अपने भाई बंधु, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, हर जगह शेयर करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अब मुझे यकीन दिलाइए और मैं एक दिन आपके लिए बेहद से बेहद कंटेंट पे कंटेंट लेते आऊँगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ओके, 1 मिनट।